Hello fellows, I hope all of you are fit and fine. I am Adamaksi and this is part 2 of defamation lecture series. पार्ट 1 में हमने बहुत से टॉपिक्स को डिस्कस किया था जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक अवेलेबल है. यू कैन जस्ट गो देयर एंड चेक देम आउट. एंड दीज आर फ्यू टॉपिक्स जिनको हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. आई वुड रिकमेंड पॉज द वीडियो एंड गिव देम अ रीड. सो गाइस, फर्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन. यूनिवर्सली पूरी दुनिया में डिफॉर्मेशन के दो मेजर टाइप्स को रिकोगनाइज किया जाता है. नंबर 1 इज़ लाइबल एंड सेकंड इज़ स्लैंडर. बट एज पर इंडियन लॉ एक तीसरा टाइप भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड. सबसे पहले लाइबल को डिस्कस करते हैं एंड देन विल कम टू अदर्स. लाइबल हर उस डिफेमेटरी स्टेटमेंट को इंडिकेट करता है जो कि परमानेंट फॉर्म में होता है. फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पे कोई चीज़ लिख दी, फेसबुक पे कोई वीडियो शेयर कर दी आपने, किसी के ऊपर कोई डिफेमेटरी मूवी बना दी या फिर किसी की जो है डिफेमेटरी तस्वीर या पुतला बनाना, ये तमाम चीज़ें परमानेंट फॉर्म में है. अभी यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है परमानेंट फॉर्म, इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए उसे थोड़ा सा कंट्रास्ट देना होगा. दी डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स ऑफ टेम्पररी फॉर्म. फॉर एग्जांपल, मैं 10 लोगों के सामने आपको बुरा भला बोल रहा हूँ तो ये टेम्पररी फॉर्म है, सिर्फ 10 लोगों ने सुना, उसके बाद कहानी ख़त्म. ठीक. लेकिन मैं आपके ख़िलाफ़ कोई किताब लिख रहा हूँ, वो किताब पब्लिश होगा, लाखों लोगों के हाथ में जाएगा, परमानेंटली उनके हाथ में होगा, वो ख़त्म तो नहीं होगा. ठीक है. तो नाउ आई होप के यू अंडरस्टूड. सो जहाँ कहीं भी डिफेमेशन, आपकी बदनामी परमानेंट फॉर्म में हो तो उसे लाइबल कहा जाएगा. मोरओवर, आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि लाइबल इज़ एक्शनेबल पर्सी. एक्शनेबल पर्सी क्या होता है और ऐसा क्यों कहा जाता है? स्लैंडर को समझने के बाद हम इसको भी डिस्कस करेंगे. सो बात करते हैं स्लैंडर की. तो स्लैंडर के अंदर तमाम वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जो कि टेम्पररी फॉर्म में होते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस या फिर मोमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं और उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करते. फॉर एग्जांपल, पर्सन ए है, वो 1000 लोगों के सामने पर्सन बी को एक गेस्चर शो करता है, नाजेबा, बहुत ही बुरा, गंदा, जिससे बी की डिफेमेशन होती है. तो जैसे ही वो गेस्चर शो करता है उसके बाद तो दोबारा से वो चीज़ कोई और नहीं देख सकता. जिन लोगों ने देखा ओनली उन्हीं लोगों के तक ये लिमिटेड है. या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं आपको 10 लोगों के सामने बुरा भला बोलता हूँ तो वो भी सिलेंडर की कैटेगरी में फॉल करेगा. रीज़न बिकॉज माई वर्ड्स वर इन टेम्पररी फॉर्म. तो कुल मिला के बात यह है कि जितने भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स टेम्पररी फॉर्म में बनाए जाते हैं, टेम्पररी नेचर होता है अगर उनका, तो उनको सिलेंडर की कैटेगरी में रखा जाएगा. अभी आप यहाँ से एक बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो सिलेंडर है इट इज़ लेस सिवियर दैन द लाइबल, क्योंकि आपको पता है कि लाइबल परमानेंट फॉर्म में एक पर्सन की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है उससे. ठीक है, क्योंकि परमानेंट फॉर्म में. और वहीं पे सिलेंडर टेम्पररी फॉर्म में है तो इट इज़ लेस सिवियर. इससे एक इंसान की रेपुटेशन को डैमेज पहुँच सकता है, बट इतना नहीं जितना कि लाइबल से. और इसके अलावा आपको ये बात भी याद रहनी चाहिए कि जो लाइबल है वो आपके इंटेंशन को ज़्यादा ज़ाहिर करता है. ठीक है, आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो सोच समझ के लिख रहे होंगे ना. गलती से तो आप कोई अल्फाज नहीं लिख सकते. डेफिनेटली कोई फिल्म बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, पुतला बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में कोई एक इंटेंशन या मोटिव होगा उसके पीछे. बट सिलेंडर जो है अचानक भी हो सकता है. कभी कभी होता है ना, हम अचानक कुछ गलत अल्फाज हमारे मुँह से निकल जाते हैं, तो सिलेंडर हीट ऑफ मोमेंट में भी कमिट हो सकता है. इसीलिए भी ये जो है लेस सिवियर है एंड जो लाइबल है वो ज़्यादा सिवियर है. उसमें इंटेंशन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाई देती है हमें. और आप में से जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा था उनको ये पता होगा कि डिफेमेशन के केसेस में इंटेंशन मैटर नहीं करता. इंटेंशन हो ना हो, अगर आपकी वजह से किसी की डिफेमेशन हुई है तो यू वुड बी लाइबल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एक्शनेबल पर्सी. नॉर्मल टोर्ट के केसेस में आपने हमेशा ये देखा होगा कि अदालत हमेशा प्लेंटिफ से पूछती है क्या आपको कोई नुकसान हुआ है, क्या आपको कुछ डैमेज हुआ है, अगर हुआ है तो वो दिखाइए और प्रूव कीजिए उसे. ठीक है. बट जहाँ पे बात करते हैं हम एक्शनेबल पर्सी केसेस की, तो ये इंडिकेट करता है कुछ इस तरह के केसेस को जहाँ पे प्लेंटिफ को डैमेजेस को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. रीज़न बिकॉज कि कोर्ट वहाँ पे प्रोज्यूम कर लेता है कि ज़रूर प्लेंटिफ को कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ ही होगा डिफेंडेंट की एक्ट्स की वजह से. सो इसी तरह से कहा जाता है कि लाइबल इज एक्शनेबल पर्सी, यानी डिफेंडेंट के डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स की वजह से अगर प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचता है तो वो जितना भी नुकसान पहुंचा वो प्लेंटिफ को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अदालत में. फॉर एग्जांपल, मेरे खिलाफ आपने कोई किताब लिख दी तो अदालत इतना तो अज्यूम कर सकती है कि मुझे नुकसान तो हुआ ही होगा डेफिनेटली इसमें. एंड फॉर दैट रीज़न केस के मेंटेनेबिलिटी के लिए इस डैमेजेस को प्रूव करने वाले स्टेज को स्किप किया जाता है यूजुअली.
इसके अलावा अगर कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट किसी एक कंपनी के लिए बनाया गया है तो वहाँ पे आपको डैमेजेस अगेन प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लायबल एक्शनेबल पर्सी होता है, बट उसका एक एक्सेप्शन मैंने आपको अभी बताया। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं स्लैंडर की। तो स्लैंडर के जितने भी नॉर्मल केसेस हैं वो एक्शनेबल पर्सी नहीं होते, यानी कि वहाँ पे आपको डैमेजेस साबित करने होते हैं। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि एक्शनेबल पर्सी हैं और वहाँ पे आपको डैमेजेस शो नहीं करने होते, और वो सर्कमस्टेंस में अभी आपको बता रहा हूँ वन बाय वन। नंबर 1, प्लेंटिफ को डैमेजेस साबित करने की ज़रूरत नहीं है अगर डिफेंडेंट की बनाई गई स्टेटमेंट ये इंडिकेट करे कि प्लेंटिफ ने कोई ऐसा जुर्म किया है जिससे उसे कोई इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है। नंबर 2, प्लेंटिफ को वहाँ पे भी डैमेजेस शो नहीं करने होंगे जहाँ पे डिफेंडेंट की बनाई गई डिफेमेटरी स्टेटमेंट ये इंडिकेट करे कि जो प्लेंटिफ है वो अपने काम करने के लिए काबिल नहीं है, नालायक है, जिस पोजीशन पे वो अभी फाइज है उसके काबिल नहीं है, या जो बिज़नेस कर रहा है उसके लिए भी लायक नहीं है। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट भी डिफेंडेंट पास करता है तो वहाँ पे भी प्लेंटिफ को डैमेजेस साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं डिफेमेशन की थर्ड टाइप की, दैट इज़ हाइब्रिड, एंड इट इज़ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए, यूके, बाकी कंट्रीज़ में इसकी एग्जिस्टेंस हमें अभी तक नज़र नहीं आती। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। तो जो लफ्ज़ है हाइब्रिड, ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस को इंडिकेट करता है जहाँ पे लायबल और सिलेंडर दोनों एक साथ एक ही इंस्टेंस पे अवेलेबल हों। ये जो हाइब्रिड डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट है ये बोल होता है एक इंडियन केस नूर मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद जायजुद्दीन 1990 से। इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स कुछ इस तरह से कि दूल्हा बारात लेके दुल्हन के घर पहुंचता है, शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, बट रुखसती से इनकार कर देता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि दूल्हा कुछ पैसे डिमांड करता है जो कि दुल्हन के फादर एक्सेप्ट नहीं करते और गुस्सा होके इसी पे पूरी बारात को खाली लेके लौट जाते हैं। इसी से रिलेटेड 2018 का एक और केस भी है, यू कैन ऑल्सो रीड दैट। अभी ये जो हमने हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसे कैसे और कहाँ पे यूज़ करना है, चलिए इसे भी देखते हैं। बीइंग लॉ स्टूडेंट, आपको इतना पता होगा कि हर एक केस को फाइल करने का एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम लिमिट होता है। अगर आप उस टाइम लिमिट के अंदर केस को फाइल नहीं करते तो वो केस टाइम बार्ड हो जाता है और उसके बाद आपको कोई भी रेमेडी नहीं मिलती, केस मेंटेनेबल नहीं रहता। अभी चाहे केस लायबल का हो चाहे सिलेंडर का हो, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में आपको केस विद इन 1 ईयर फ्रॉम दी पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट फाइल करना होता है। अगर 1 साल बीत गया उसके बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते। अब जब आप कल आगे वकील बनेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के भी क्लाइंट आएंगे जो कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट के पब्लिकेशन के 1.5 साल 2 साल बाद आएंगे। तो उस सर्कमस्टेंसेस में आप क्या करेंगे? तो उस सर्कमस्टेंसेस में ये हाइब्रिड डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट हमारे लिए एक जुगाड़ है, ठीक है, जो कि हमारे लिए लिमिटेशन के टाइम पीरियड को बढ़ा देता है। 1 साल की जगह 3 साल हो सकता है इंडिया में, और पाकिस्तान में अगर हम इसको यूज़ करें तो 6 साल तक लिमिटेशन के पीरियड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 113 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, और यू कैन से लिमिटेशन एक्ट 1963, वो बताता है कि जहाँ पे किसी केस के लिए जो कि डिफाइंड नहीं है लिमिटेशन एक्ट में, उसके लिए केस फाइलिंग का जो मैक्सिमम पीरियड होगा दैट इज़ 3 ईयर्स। तो अभी लाइबल के लिए बताया गया है लिमिटेशन एक्ट में, सिलेंडर के लिए बताया गया है 1 ईयर, बट हाइब्रिड के लिए नहीं बताया गया। तो इस हिसाब से हाइब्रिड के लिए जो केस फाइलिंग का टाइम पीरियड है दैट इज़ 3 ईयर्स। सिमिलरली हमारे पाकिस्तान लिमिटेशन एक्ट में भी प्रोविज़न है जहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड इस तरह के केसेस के लिए 6 ईयर्स बताया गया है। अभी जो हम पीछे हाइब्रिड डिफेमेशन के केसेस देखे हैं वहाँ पे हाइब्रिड को यूज़ ही सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि प्लेंटिफ के पास जो टाइम था 1 ईयर का, उसमें उसने केस फाइल ही नहीं किया। तो एडवोकेट साहब ने जुगाड़ करके एक नया कॉन्सेप्ट हाइब्रिड डिफेमेशन के नाम से बनाया, और उसी के बेसिस पे लिमिटेशन का जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो गया 3 ईयर्स तक। इन द सेम वे अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे हाइब्रिड डिफेमेशन को डिस्कस किया गया, बट क्या पता कल बीइंग एडवोकेट आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत क्लिक करेगा ये कॉन्सेप्ट। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अगर काम बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एंड में एक सवाल है जिसका आंसर 99.9% स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो पे अगर किसी को डिफेम किया जाता है तो ये सिलेंडर होगा या लाइबल होगा, व्हाट वुड बी योर आंसर? हमारे पास कुछ ऐसे केस लॉज हैं जो कि कह रहे हैं रेडियो पे की गई डिफेमेशन सिलेंडर है, और कुछ कह रहे हैं कि लाइबल है, और कहीं पे लिखा हुआ है कि रेडियो पे की गई डिफेमेशन इज़ हाइब्रिड टाइप ऑफ डिफेमेशन, ठीक है, यानी दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें, लाइबल भी है सिलेंडर भी है। अभी यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है कि ये क्या है, लाइबल है, सिलेंडर है, हाइब्रिड है, क्या है। इसी बात पे यूएस सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे लाइबल हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, हमारा काम तो सिर्फ इतना चेक करना है कि वेदर देयर इज़ डिफेमेशन और नॉट। अपार्ट फ्रॉम दिस
यूएसए के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ पे लेजिस्लेशन करके इसको थोड़ा सा क्लियर बनाया। कैलिफोर्निया और कुछ और स्टेट्स हैं जिन्होंने कहा है कि इट इज़ सिलेंडर। वहीं पे अपोजिट साइड पे कुछ और भी स्टेट्स हैं जिनमें मेजर है वाशिंगटन, वो कहता है नो इट्स लाइबल। तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बट समहाउ उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है। अब इसे लाइबल क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि रेडियो में कोई इंसान डायरेक्टली नहीं बोल रहा होता, वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अगर स्क्रिप्ट में ही डिफेमेटरी स्टेटमेंट है और कोई एंकर उसे पढ़ रहा है तो वो कहते हैं कि नो इट्स लाइबल। अगर कोई इंसान ऐसे डायरेक्टली बात कर रहा है विदाउट एनी स्क्रिप्ट और कुछ गलत बोल रहा है तो वो कहते हैं कि नो इट्स जो है सिलेंडर। तो इसी तरह से वो सिलेंडर और लाइबल के बीच में घूमते रहते हैं। अब ये जितने भी केसेस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे हैं यूएसए के। यहाँ से डेफिनेटली हम अपने लॉ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो हमें अपने लॉ की तरफ थोड़ा जाना होगा। अगर हम डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 को देखें तो उसके तहत हमें ये रेडियो से की गई डिफेमेशन लाइबल की कैटेगरी में फॉल करते हुए नज़र आती है। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये लाइबल है या सिलेंडर, तो आपको लाइबल ही टिक करना है। एंड here you can see major differences between libel and cylinder in summarized form. सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थर्ड पार्ट में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इफ़ यू फील लाइक वॉचिंग दैम, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आई होप गाइज आई हैव अ सच रिलेटेड व्हेन इन डूइंग योर वर्क। इफ यू थिंक सो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।